कैसे आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, कल हमने आपके सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। दो सोर्सेस है, उससे कुछ लाइट जा रही है किसी एक पार्टिकल पे। क्या देखा था हमने? यहाँ पे एक सोर्स 1 है, यहाँ पे एक दूसरा सोर्स है, इधर कोई पार्टिकल है, यहाँ से वेव आ रही है पाथ x1, यहाँ से कोई वेव आ रही है पाथ x2। कल हमने देखा था कि कोई भी वेव किस तरीके से ऑसिलेट करती है, और पार्टिकल पे जब दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ इंसिडेंट होती है तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर? हमने ये चीज देखी थी। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज डिराइव की थी, जैसे कि हमने यहाँ का एम्पलीट्यूड निकाला था। इसका एम्पलीट्यूड क्या लिया था हमने? A1, इसका एम्पलीट्यूड A2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? तो बच्चा, उसके लिए हमने एक चीज देखी थी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, प्लस 2A1 A2 cos फाई, जहां पे फाई का मतलब क्या होता था? फेस डिफरेंस। अब फेस डिफरेंस की फॉर्मूला कैसे दी जाती है? K डेल्टा x है, जहां पे K का मतलब क्या था? वेव नंबर। क्या वेव नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। क्लियर? अच्छा, फिर हमने क्या देखा था कि ये जो फेज डिफरेंस है ये तभी हमको पॉसिबल है जब हम दो कोहेरेंट सोर्सेस लेंगे। सो कोहेरेंट सोर्सेस हमने क्या देखा था कल? ऐसे सोर्सेस जिसका फेज डिफरेंस किसी एक पॉइंट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहे। भाई, अगर आपको याद हो तो हमने कल नॉन कोहेरेंट सोर्सेस लिए थे जो कि टाइम t पे डिपेंड कर रहा था। अब बेटा, अगर वो टाइम t पे डिपेंड करेगा तो किसी एक ही समय एक ही पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा। क्यों? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब बेटा, अगर देखो, अगर ये फाई टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होगा, तो cos फाई भी चेंज होगा, cos फाई चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। इसका मतलब एक ही पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बार बार चेंज होगा, और बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये चेंज हमको ऑब्जर्व होते हुए नहीं दिखेगा, यानी कि एक फिक्स पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। अगर मुझे फिक्स पैटर्न चाहिए, कैसी फिक्स पैटर्न? कि यहाँ पे सेंटर में एकदम ब्राइट हो, फिर दो डार्क, फिर दो ब्राइट, फिर दो डार्क, फिर दो ब्राइट, ऐसी पैटर्न चाहिए तो उसके लिए मुझे कंपलसरी कोहेरेंट सोर्स देना पड़ेगा, यानी कि वो टाइम पे डिपेंड ना करे, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, तो कोहेरेंट सोर्सेस अगर डेफिनेशन में बताना चाहूं, हमने लास्ट लेक्चर में दो डेफिनेशन देखी थी। एक डेफिनेशन और जो कि मोस्टली आपके बुक्स में दी जाती है, दैट इज द sources which whose the sources whose phase difference for a given point remains constant over the time। किसी एक पार्टिकल के ऊपर किसी एक पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस है, देखो बच्चा लोग, एक चीज जरूर होगी। मान लो कि अगर मैं यहां सोर्स लेता हूं S1 S2 एंड मैंने इस लाइन पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। अब बड़ा एक चीज तो फिक्स है कि यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस शायद जीरो होगा। ये एकदम सेंटर में है तो पाथ डिफरेंस यहां के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब यहां का जो एम्पलीट्यूड होगा, यहां का जो एम्पलीट्यूड, जो फेज डिफरेंस होगा बेटा, वो भी जीरो हो जाएगा। जरा सोच के बताना, यस और नो, है ना? फेज डिफरेंस के फॉर्मूला में डेल्टा एक्स आ रहा है, अगर ये जीरो तो फेज डिफरेंस भी जीरो। पर अगर बेटा मैं यहां की बात करूं, ये यहां की बात करूं, चलो इसको पॉइंट पी दे देते हैं, इसको पॉइंट क्यू दे देते हैं। बेटा यहां का तो कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होगा, हो सकता है कि, और सीधी सी बात है, अगर पार्ट डिफरेंस है तो इसका फेज डिफरेंस भी होगा। और ऐसा हो सकता है बेटा कि ये हमें बिल्कुल डार्क मिल रहा हो, इसका फेज डिफरेंस इस तरीके का हो कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। कैसा? डिस्ट्रक्टिव। और ये ब्राइट है
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब पता है ना कि जब फेज दो डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही साथ हो तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, अब सीधी सी बात है बेटा, यहाँ का डिफरेंस कुछ और होगा, इसको पॉइंट आर दे देते हैं, इसको 1 बोल दिया, इसको डेल्टा H2 बोल देते हैं। तो इसके लिए जो फास्ट डिफरेंस 1 और फेज डिफरेंस 2, मतलब अलग अलग पॉइंट के लिए बेटा फेज डिफरेंस अलग अलग है। बट डेफिनेशन क्या बोल रही है, फॉर अ गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड बाद पी का फेज डिफरेंस कुछ और या 10 सेकंड बाद पी का कुछ और, नहीं, पी का फेज डिफरेंस अगर 0 है तो वो 0 का 0 ही रहेगा, चाहे 10 मिनट हो जाए, चाहे 20 मिनट हो जाए, चाहे इंफिनिटी टाइम हो जाए। गेट इट? किसी एक पार्टिकल के लिए फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, बट यस अलग अलग पार्टिकल के लिए फेज डिफरेंस चेंज होगा, तो ही तो हमको वो पैटर्न दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखी थी। अब पहले बात कर लेते हैं कुछ इंटेंसिटी की। देखो, अच्छा, सबसे पहले हमको मालूम है कि जहां पे ब्राइट होता है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जहां पे डार्क होता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस। तो एक्चुअली ये तीनों क्या बन जाएंगे, डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, चलिए, यहां तक तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, सॉरी। अच्छा बच्चा लोग, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख ले, इंटेंसिटी का। अब बेटा अगर लाइट है, लाइट गिर रही है, तो सीधी सी बात है इंटेंसिटी तो होगी होगी। इंटेंसिटी का डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि किसी गिवन एरिया पे कितना ब्राइटनेस है, याद है कुछ? इंटेंसिटी। अच्छा, इन जनरल बेटा इंटेंसिटी की फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखी जाती है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर, जहां पे एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की जितनी फ्रीक्वेंसी है। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है उसका डेंसिटी। वी मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी। और ए का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। अब चलो ध्यान से देखना, देखो 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, तो बेटा एक बार अगर आपने सोर्स फिक्स कर दिए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो गई है, यानी कि वो भी कांस्टेंट। डेंसिटी बेटा हम किसी एक ही मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है। और एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड चेंज होगा, है ना, हर किसी का एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा। इसका मतलब बेटा ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी, तो बेटा अगर कोहेरेंट सोर्स है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, कल ही हमने देखा था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। आपने शायद बहुत बार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अपने 11th में, है ना, साउंड वेव की इंटेंसिटी अगर आपने पढ़ी हो तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको वैसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू k a स्क्वायर, जहां पे बेटा a कोई कांस्टेंट है, वेव नंबर नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है ये, इन सब की वैल्यू को मिला के हमने बोल दिया कि। अच्छा, अभी अभी हमने एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला देखी थी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। इसका स्क्वायर करने पे क्या हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों जगह स्क्वायर कर दिया हमने, सो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट गायब, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। बोलो सही है? अच्छा, ये रिलेशन हमेशा याद रखना, ये हमेशा होगा। थोड़ा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, IR इज इक्वल टू KAR। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का
इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो भी ऐसी हो जाएगी। सिमिलरली I1 इज इक्वल टू KA1, बड़ा जो सोर्स 1 है उसकी इंटेंसिटी इस तरीके से दी जा सकती है। फिर जो सेकंड सोर्स है उसकी इंटेंसिटी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। सो फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी फर्स्ट के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, सेकंड की इंटेंसिटी सेकंड पे डिपेंड करेगी, और रिजल्टेंट इन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। पूरा सही है कि नहीं? अच्छा, एक काम करते बेटा, A1 A2 की यहां से वैल्यू निकालते हैं। A1 की वैल्यू क्या होगी, I1 बाय K, यस और नो? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी ये स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, AR स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR बाय K, तो क्या इसकी जगह पे मैं IR बाय K लिख सकता हूं? AR का स्क्वायर IR बाय K, A1 स्क्वायर क्या सही है, A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, I1 बाय K। सिमिलरली A2 क्या बन जाएगा यहां से, I2 बाय K प्लस 2, बड़ा यहां पे A1 है तो A1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ I1 अपॉन K। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ I1 अपॉन K, यस और नो? अच्छा, A2 के बदले बेटा A2 है, A2 स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, I2 बाय K और उसका स्क्वायर रूट, I2 बाय K और उसका स्क्वायर रूट, क्यों, बिकॉज यहां पे स्क्वायर नहीं है, इनटू cos फाई। बोलो क्लियर यहां तक? ओके, अब आगे क्या, ध्यान से देखना, IR बाय K इज इक्वल टू, बेटा यहां से देखो रूट के बाहर आ जाएगा दोनों, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस पूरे के नीचे के I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई अपॉन K, है कि नहीं? देखो सबके डिनोमिनेटर में K है, यहाँ पे रूट के इंटू रूट के बाहर आ जाएगा, क्या हुआ, ये कैंसल, फाइनली बचा क्या, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर दो या दो से ज्यादा सोर्स, फिलहाल हमेशा दो की बात की गई है, अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है, बच्चा ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब कोहेरेंट सोर्सेस होंगे तभी। अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस है तो उसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस तरीके से दिया जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि हमारी प्रथा है कि पहले पढ़ो फिर उस पर कॉन्सेप्ट करो, तो उस प्रथा को कायम रखते हुए चलिए 2 या 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ I1 is equal to I2 is equal to I and phase difference is 5, find resultant intensity। कितनी हो जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है एंड किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस 5। बेटा अभी हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला पढ़ी थी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू cos फाई। यहां पे हमको बोला है कि I1 और I2 की वैल्यू को I लेना है, सो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I इंटू रूट I cos फाई। I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I। बच्चा लोग अगर आप इस समय लिख रहे हैं तो प्लीज पहले यहां देख लो, फिर आराम से लिख लेना, आपको टाइम दिया जाएगा। 2 रूट I इंटू रूट I, दोनों जगह से रूट निकल जाएगा, cos 5 2I यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 प्लस cos फाई, प्लस है अदरवाइज कट जाता, प्लस है। अच्छा 1 प्लस cos फाई, बेटा मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। बोलो सही है?
सॉरी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल, राइट है, ऐसे ही पढ़ा है ना? नहीं, सही है। देखो फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ी है मैथ्स में? नहीं पढ़ी है तो याद रखो, इसी को यहाँ पे यूज करते हैं। क्या ये 1 प्लस cos फाई है? देखो यहाँ पे सब फॉर्मूला में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात, यहाँ का जो भी एंगल है यहाँ पे डबल हो जाता है, या उल्टा भी याद रख सकते हो कि जितना एंगल यहाँ पे है उसका आधा यहाँ हो जाएगा। सो क्या ये चीज हमको यहाँ दिखाई दे रही है? यस, तो ये क्या बन जाएगा, 2i 2 cos स्क्वायर 5/2। देखो यहाँ पे एंगल 5 है, सो हमको आधा करना है एंगल, सो 5 का आधा 5/2, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, जो भी एंगल है उसका हाफ, सही है। 2 2 जा 4i cos स्क्वायर 5/2, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे 0 रख दूं, अगर मैं इधर फाई के बदले 0 रख दूं तो cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कितना होगा? 1। इसका मतलब बेटा देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब IR और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जब IR और AR मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम होगा तो इस समय हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अब जरा यहां ध्यान से देख के बताओ, अगर मुझे इंटेंसिटी को मैक्सिमम बनाना है, इसका मतलब मुझे cos phi 2 को मैक्सिमम बनाना है। अच्छा, cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब cos 1 होता है। यस और नो? अभी देखिए बेटा, एक चीज टेबल भी पूरा हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन के तौर पे, ठीक है। अगर मुझे cos phi को मैक्सिमम बनाना है, cos स्क्वायर 5/2 को मैक्सिमम बनाना है, तो मुझे phi की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज cos 0 1 होता है, तो phi 0 लेंगे, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i आ जाएगा, और ये मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। अब इसको मिनिमम बनाना है, बेटा मिनिमम कब बनेगा? cos की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ cos कितनी होती है? 90। अगर मैं cos 90 लूंगा तो वो 0 होगा, लेकिन cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। बेटा cos की वैल्यू -1 से 1 होती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा, अगर मुझे cos को माइनस बनाना है, मतलब सॉरी -1 बनाना है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए cos पाई, cos 180। क्या चाहिए? देखो ये एक इधर एक इधर, cos दोनों 1 होता है, इधर 0 एंगल लिया जाता है, ये 90 डिग्री लिया जाता है, ये 180 डिग्री लिया जाता है। सो cos 0 डिग्री और cos 180 डिग्री पे आंसर 1 रहता है, लेकिन इधर +1 इधर -1। तो अब मुझे इसको 180 बनाना है। बेटा 180 बनाने के लिए देखो नीचे डिवाइड बाय 2 है, तो 5 को कितना लूंगा तो ये 180 बनेगा? सोच के बताना, कितना? 360। अगर मैं 5 को 360 लूंगा, बेटा एक जादू यहां पे दिखाने वाला हूं, मैं 5 को 360 लूंगा, सो 5/2 180 बन जाएगा, और cos 180 -1 होता है, लेकिन इधर क्या है? cos का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इन शॉर्ट, अगर कभी ये कंडीशन है कि दोनों इंटेंसिटी इक्वल है और उसका फेज डिफरेंस 5 है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ही नहीं। अरे भाई आप प्लस रखो कि माइनस रखो, अल्टीमेटली स्क्वायर के टर्म में प्लस ही होने वाला है। अब 0 कभी होगा ही नहीं, सॉरी -1 कभी होगा ही नहीं। -1 होता, मिनिमम होता, तो जाके ये डिस्ट्रक्टिव बनता, लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा ही नहीं। हाँ, एक चीज और, एक चीज है कि बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम जरूर रहेगी। कम रहेगी? नहीं, इक्वल रहेगी। देखो ना,
आज रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या आ जाएगी 4i, इसके बाद 1 रखो तो 4i। मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम से एक मिनिमम वैल्यू तक के बीच में वेरी करेगी, उससे ज्यादा नहीं। कभी भी डार्क नहीं मिलेगा अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो। सो बच्चा ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद यही था, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना कि अगर दो सोर्स जिसकी इंटेंसिटी सेम है तो उसमें हमको डार्क इंटरफेरेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन आपके सामने। अब भले फेज डिफरेंस कुछ भी हो जाए, देखो -1 से +1 ही वेरी होगा। हाँ, एक जगह इंटेंसिटी 0 हो सकती है, इस समय इंटेंसिटी 0 होगी, बेटा इंटेंसिटी 0 का मतलब डार्क। अच्छा, इसको अगर 0 बनाना है तो ये टर्म 0 पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। बेटा अगर मैं 5 के बदले अगर मैं फेज डिफरेंस 180 कर दूं, सो 5/2 कितना हो जाएगा 90, एंड cos 90 कितना होता है बेटा 0। ये 0 तो टोटल टर्म 0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0, डार्क। पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस, उसकी कहानी अलग है थोड़ी सी। यहाँ पे इंटेंसिटी सेम होने के कारण कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस फेज डिफरेंस के लिए मिल रहे हैं, ये फेज डिफरेंस सिर्फ इसी समय के लिए। ये देखो इसको आप बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट केस। हम जब अगले लेक्चर में यंग मॉड्यूलस शुरू करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे प्लस ऐसी बहुत सारी वैल्यूज भी देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? जहां तक हमको ये सब पूछा नहीं था, बट ये हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए। ओके ओके, मतलब अब जनरली अगर इंटेंसिटी सेम ना हो तो किस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किस समय डिस्ट्रक्टिव होगा, या डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ लेंथ क्या क्या होनी चाहिए, फेज डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए, ये सारी कहानी अब हमें देखनी है। सो यहां पे हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला कैसे ली जाती है? IR क्या ऊपर दिख रहा है? यस दिख रहा है। IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू cos phi। अच्छा, इंटेंसिटी किसके वजह से चेंज होगी? तो मेरे ख्याल से बिकॉज I1 और I2 तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सोर्सेस, और यहाँ इस टर्म में भी क्या चेंज हो रहा है? cos phi चेंज हो रहा है, और cos phi के अंदर भी क्या चेंज हो रहा है? phi चेंज हो रहा है। इसका मतलब बेटा अलग अलग फेज के लिए इंटेंसिटी अलग अलग। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिलता है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड दोनों ही मैक्सिमम, उसको हम मैक्सिमा भी कहते हैं। मैक्सिमा, इसकी माँ उसकी माँ, और ये है मैक्सिमा, मैक्सिमा। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये पूरा टर्म मैक्सिमम कब होगा? जब cos phi की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो cos phi की वैल्यू मैक्सिमम, इस समय cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती बेटा? 1। cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? कौन सी होती है? 1। अच्छा, कौन से एंगल के लिए मैक्सिमम होती है? cos 0 के लिए। किसके लिए? cos 0 के लिए। क्या खाली cos 0 पे ही, सॉरी 0 एंगल पे ही cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी? नहीं सर, जब वो 0 से वापस 2 पाई पे आएगा तो भी 0 होगी, 1 होगी। अच्छा, आपको पता है ना यहां पे cos की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री, वापस घूम के 360 डिग्री, वापस घूम के इधर आया 720 डिग्री। इसका मतलब जितनी बार वो यहाँ पे आएगा हर बार उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। यस और नो? अच्छा, सो जब ये 2 पाई 360 कंप्लीट करेगा तो 4 पाई, एक और बार घूम के आएगा तो +2 पाई एंड सो ऑन। मतलब जब जब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस टर्म्स में होगा, तब तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी।
तो इसको अगर जनरल में हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं 2n पाई, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 से शुरू होगी। देखो आप n के बदले 0 रखो तो 0, n के बदले 1 रखो तो 2 पाई, n के बदले 2 रखो तो 2 2 जा 4 पाई, n के बदले 3 रखो तो 3 2 जा 6 पाई एंड सो ऑन। समझ आ रहा है बच्चा लोग आपको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, जहां पे n 0 से लेके वैल्यू होगी अलग अलग। अब इसका क्या मतलब है, चलो समझाता हूं। पहले हम पाथ लेंथ की बात करते हैं। अच्छा बेटा, हमको पता है कि फेज डिफरेंस फिर से डिपेंड करता है पाथ लेंथ पे। अलग अलग पार्टिकल का पाथ लेंथ अलग अलग होगा, यस और नो? तो ही तो फेज डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब कौन से पाथ लेंथ के लिए, देखो अभी तक हम इसकी बात कर रहे थे, अब हम इसकी बात करते हैं। कौन कौन से पाथ लेंथ के लिए या पाथ डिफरेंस के लिए हमको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो बड़ा एक काम करते हैं, k की वैल्यू हमको पता है 2 पाई बाय लैम्डा, बोलो सही है, इनटू डेल्टा x। अच्छा 5 की, जिस समय 5 ये वाली डिग्री होगी उन सभी समय पाथ डिफरेंस भी कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा। तो इसकी जनरल फॉर्मूला यहां लिखते हैं 2n पाई। हम क्या ढूंढ रहे बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ लेंथ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ लेंथ में, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज एंगल कितना होता है? जनरली 2n पाई। यहां से क्या होगा? 2 पाई कट गया, इस लैम्बडा को यहां लेके जाते हैं। सो n लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा x। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो सबसे पहले हमने क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है या लैम्बडा है या 2 लैम्बडा है या 3 लैम्बडा है या 4 लैम्बडा है एंड सो ऑन, तो उस समय हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। देखो ना, आप यहां पे n लैम्बडा, देखो यहां पे n की वैल्यू रखो, यानी कि चलो ये 0 रखो तो 0 इनटू लैम्बडा 0। यहां पे आप 2 पाई रखो, या चलो n के बदले यहां पे, चलो इधर आ जाओ, n के बदले आप यहां पे 2 रख दो, सो 2 लैम्बडा, n के बदले 3 रखो, 3 लैम्बडा, 4 रखो, 4 लैम्बडा। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 2 3 4 5 नंबर के साथ किसी कांस्टेंट चीज का मल्टीप्लाई होना। साइंस के अंदर इंटीग्रल मल्टीप्लाई का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना। सो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? लैम्बडा। बेटा लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ। सो जो वेव्स, जो कोहेरेंट वेव्स आ रही है, उस वेव्स का वेवलेंथ अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो हर समय हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। समझ आ रहा है? देखो ये दोनों कंडीशन अपने अपने लेवल पे है। फेज डिफरेंस ये होना चाहिए और इस समय पाथ लेंथ ये होनी चाहिए। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई बताओ 10 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो पाथ लेंथ कितना होगा? पाथ लेंथ कितना होगा? कुछ नहीं करना है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो 10 पाई, तो 5 के बदले यहां पे ये वाली चीज हम यूज कर सकते हैं, यहां पे 10 पाई रख दो। 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। सो ये पाई से पाई गया, ये 10 डिवाइड बाय 2 5 लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा x। 5 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव होगा, तो क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है? हाँ है। समझ आ रहा है? अब जरा आओ मैं इसको फीलिंग दिलाता हूं इस चीज की। एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो मान लो बच्चा कि मैंने दो सोर्स यहां पे रखे हुए हैं, यहां पे रखा है S1, यहां पे रखा है S2, और मैं इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट ले लेता हूं। मैंने सबसे सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। अब बेटा यहां का ये जो डिस्टेंस है ये भी x है, ये भी x है, तो बेटा यहां पे पाथ लेंथ, डिफरेंस इन पाथ लेंथ क्या हो गया? 0। इसका मतलब मुझे ये ब्राइट नजर आने वाला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस पॉइंट पे होगा, ये मुझे ब्राइट नजर आएगा, एकदम ब्राइट, और इसको हम कहते हैं बेटा सेंट्रल ब्राइट। ये हम अगली बार एक्सपेरिमेंट में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके बाद मान लो कि यहां कोई पॉइंट है Q, और हम बोल देते हैं कि यहां का जो पाथ डिफरेंस है
ये x1 ले लो, ये x2 ले लो, और जो पाथ डिफरेंस यहाँ का है मान लेते हैं कि चलिए वो आ गया कुछ, एक काम करते हैं इधर थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, ये q ये r, तो यहाँ का जो पाथ लेंथ है सपोज करो कि वो आ गया 2 पाथ लेंथ 2 लैम्बडा। इसका मतलब यहां पे भी मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है और इसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट का मतलब सेंटर के बाद पहला ब्राइट, जैसे ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ऊपर 1 होता है ना, वैसे इसको हम ओरिजिन मान लेंगे और इसके ऊपर का पहला ब्राइट। सिमिलरली बेटा इसके नीचे भी एक पॉइंट होगा जहां पे पाथ डिफरेंस सेम टू सेम 2 लैम्बडा होगा, इसका मतलब ये भी बन जाएगा फर्स्ट ब्राइट। क्या बन जाएगा? फर्स्ट ब्राइट। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? सो ये कहानी इस तरीके से चलती रहेगी। इसके ऊपर एक कोई कुछ डिस्टेंस पे कुछ एक पॉइंट आएगा जहां पे 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा, सिमिलरली 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा, इस तरीके से चलता जाएगा एंड हमको ब्राइट 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 ऐसे कुछ डिस्टेंस पे पट्टियां मिलती जाएगी। अच्छा आप पूछेंगे सर इसके बीच में भी कुछ होगा? यस। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये चीज आप देखते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन है। अच्छा अब ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब रिजल्टेंट मिनिमा होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमा। अच्छा रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? जब बेटा cos फाई मिनिमम होगा, बिकॉज वही तो वेरिएबल है। अच्छा cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। अब cos -1 कब आएगा? जब एंगल होता है पाई। पता है बेटा cos 180 पे सबसे पहली बार -1 होता है, फिर उसके बाद चलता रहता है, 180 के बाद दोबारा चीज चलती रहेगी, यानी कि इधर क्या क्या आ जाएगा? -पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? देखो जरा यहाँ पे देखो, इधर 0 होता है, ये 180, इधर पाई हो जाता है, फिर 360 2 पाई, फिर यहाँ पे आता है 3 पाई, यानी एवरी टाइम सेमी सर्कल में प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई होता जाता है। सो इधर पाई प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस पाई आपस 4, यहाँ पे 5। इन सभी समय देखो ना, एक्चुअली ये ना इन सबके समय तो यार कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, सो ये तो इधर आना ही नहीं चाहिए। डिस्ट्रक्टिव कब हो रहा है? जब cos फाई की वैल्यू -1 है, तो cos फाई की वैल्यू -1 इधर होती है। सो जब फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऑड नंबर ऑफ पाई होगा, क्या चीज? ऑड नंबर। देखो ना 1 3 5 7 ऑड नंबर ऑफ पाई होगा तो हमको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। इसको अगर मुझे जनरल टर्म्स में बोलना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं? 2n - 1 into पाई, जहां पे n की वैल्यू 1 से शुरू करनी है बेटा, 2 से नहीं। याद रखना इधर हम n से n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं। अगर आपको 0 से शुरू करना है, प्लीज ध्यान देना बेटा, मैथमेटिकल चीजें हैं ये सब। अगर आपको 0 से शुरू करना है, नहीं 0 से शुरू नहीं होगा, सॉरी, मैं इसके भी लिए फिलहाल वो -1 आ जाएगा, मैं +1 नहीं रख सकते ना, 2 रखेंगे, 2 4 + 1 5 नहीं बेटा, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, बट इधर n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, तो प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। ओके, अब इसके लिए कौन कौन से पाथ डिफरेंस पॉसिबल है? अगेन फाई की फॉर्मूला होती है k डेल्टा x, k की फॉर्मूला होती है 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा x। इसकी जनरल वैल्यू रख दो यहाँ पे 2n - 1 into पाई, ये पाई से पाई गया और कुछ नहीं ना, इसको यहां ले आओ। सो 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा मल्टीप्लाई में आ गया, 2 डिवाइड में चला गया, इज इक्वल टू डेल्टा x। इसका मतलब कि बच्चा अगर डेल्टा x किसी भी समय लैम्बडा बाय 2 का ऑड नंबर होगा, ये 2n - 1 क्या है? ऑड नंबर। इसका मतलब अगर डेल्टा x 1 लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2 5 लैम्बडा बाय 2 7 लैम्बडा बाय 2 9 लैम्बडा बाय 2 या 11 13 और इस तरीके से अगर चलता जाता है
तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। यानी हमने जो ये फिगर ड्रॉ किया था ना, ये सेंटर में P और यहाँ Q, तो बेटा इधर हमको मिलेगा पाथ रेफरेंस λ/2 और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डार्क। ऐसा ही एक पॉइंट नीचे भी मिलेगा, चलो इसको अभी के लिए R बोल देते हैं। सो यहाँ का भी पाथ रेफरेंस λ/2। देखो जो चीज ऊपर चलेगी ना, फेस एंगल और डिफरेंस, सेम चीज वो नीचे भी आ जाएगा। समझ आ रहा है? और इसी कारण बेटा हमको ब्राइट, दो डार्क, फिर दो ब्राइट, फिर दो डार्क, ऐसी पूरी पैटर्न मिलती है। और इसी पैटर्न पे डिपेंड है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चा लोग? सो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आज हमने क्या क्या देखा कि एक्चुअल में पाथ डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन इंटेंसिटी किस तरीके से निकाली जाएगी वो हमने देखा। कंस्ट्रक्टिव के समय इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव के समय दोनों चीज मिनिमम, एंड क्या क्या उसकी कंडीशन है। दो कंडीशन, दोनों पे डिपेंड, दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड है, एक फेज डिफरेंस और एक पाथ डिफरेंस। ठीक है बच्चा लोग, बाय बाय।